हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KVS टीचर निराला में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 1 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1 अप्रैल से निकल चुके हैं। आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते वक्त लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो हम इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि क्या रूल्स हैं रजिस्ट्रेशन करते वक्त, किन चीज़ों का किन कैटेगरी के अंतर्गत आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। क्या गलतियाँ आप ना करें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको KVS ने जो एडमिशन गाइडलाइंस एंड रूल्स निकाले हैं एडमिशन करने के लिए क्लास 1 एंड अदर क्लासेस के लिए, वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को लगातार देखिए और बने रहिए मेरे साथ। आगे हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो एडमिशन गाइडलाइंस एंड रूल्स हैं उसमें मेनली 3 चीज़ों में चेंजेस किए गए हैं KVS के द्वारा। एक तो रिवाइज्ड क्लास स्ट्रेंथ है, ठीक है, ट्रांसफ़र एडमिशन्स हैं एंड स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो इन तीनों चीज़ों में चेंज किए गए हैं जो हम इस वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि किन लोगों को जो है प्रोविज़न है प्रायोरिटी देने का KVS एडमिशन में। फर्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्या है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। हु इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़? एन एम्प्लॉय हु इज़ रेगुलर एंड एम्प्लॉय वर्किंग ऑन that post sanctioned by the government in substantive capacity and draw emoluments from the consolidated fund। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट से फंड लेता है, ठीक है, और उस पोस्ट पर रेगुलर बना हुआ है कई सालों से, जो पोस्ट सैंक्शन की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है। सेकंड देखिए यहाँ पर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसकी भी डेफिनेशन कुछ ऐसी ही है। एन एम्प्लॉय हु इज़ रेगुलर एंड एम्प्लॉय वर्किंग ऑन दैट पोस्ट सैंक्शनड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन सब्सटेंटिव कैपेसिटी एंड ड्रॉस हिज emulation from द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। जो स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड उसको मिलता है उससे वो अपना जो फंड है वो लेता है, ठीक है। और उस पोस्ट पर रेगुलर कई सालों से या कई एक टाइम पीरियड से बना हुआ है, जो स्टेट द्वारा सैंक्शन की गई है पोस्ट, वो एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब देखिए ट्रांसफरेबल क्या है, जो ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं उसको यहाँ पे बताया गया है। एन एम्प्लॉय हु हैज़ बीन ट्रांसफर्ड at least once in the preceding 7 years shall be deemed to be transferable। एक एम्प्लॉय जो पिछले 7 साल में एक बार, कम से कम एक बार ट्रांसफ़र हुआ है, उसको ट्रांसफरेबल माना जाएगा। अगर वो 7 साल में एक बार या उस पीरियड से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो ट्रांसफरेबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ट्रांसफ़र यहाँ पे बताया गया है। एन एम्प्लॉय would be transferred only if she has been transferred by the competent authority from one place to other। अब हम बताएगा ट्रांसफ़र क्या है कि एक एम्प्लॉय जो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया है उसी को ट्रांसफ़र मानेंगे, नहीं तो ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, ऑटोनोमस बॉडी एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। Organization which are fully financed by the government, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फुली फाइनेंस की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और वेयर द गवर्नमेंट शेयर इज़ इक्वल टू और मोर देन 50%। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है, गवर्नमेंट उसको चलाती है, और या उसमें गवर्नमेंट का 50% या उससे ज़्यादा शेयर है, तो उसको ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी के अंदर या PSU के अंदर मानेंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर मानेंगे। अब नेक्स्ट देखिए आगे क्या है। अब यहाँ पे आया है कि स्पेशल प्रोविज़न, जो प्रोविज़न है प्रायोरिटी दी जाएगी प्रोविज़न की एडमिशन्स में, वो क्या है। देखिए केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल एंड डिफेंस सेक्टर में। अब यहाँ पे जो ये कैटेगरी 1 2 3 4 दिया है, 1 2 3 4 5, ये कैटेगरीज़ हैं जो मैंने आपको अभी पहले बताई थी कि कैटेगरी 1 to 5 में एडमिशन होता है किसी भी पर्सन का, उसके पर्सन के वार्ड का
कैटेगरी 1 to 5 में एडमिशन होता है। यहाँ पे मैं आपको वो थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ जो आपको ईजी रहेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में। चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो कैटेगरी 1 उसे माना जाता है जो चिल्ड्रन हैं ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, या एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन आपको पता ही होगा, जो पहले सेना में थे और अब रिटायर हो चुके हैं, वो एक्स सर्विसमैन होते हैं। तो उनको कैटेगरी 1 माना जाता है, सबसे पहले प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। ये यहाँ पर कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 2 है चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल जॉब होगी जिनकी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। ऑटोनोमस बॉडी होगी, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या फिर हायर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो उसको वो कैटेगरी 2 मान रहे हैं, कैटेगरी 2 माना जाएगा। कैटेगरी 3 देखिए, चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वो एम्प्लॉय जो स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं और जो ट्रांसफ़र जिनका हो चुका है 7 साल में एक बार, ये याद रखिए उन्होंने जो ट्रांसफ़र किसे माना है, जो पिछले 7 साल में जिनका एक बार ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, और जो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है वो भी, तो उसे वो स्टेट गवर्नमेंट मानेंगे और कैटेगरी थर्ड में काउंट करेंगे। कैटेगरी 4 है चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट में भी ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं और वो नॉन ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल होती है, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट होते हैं, तो वो कैटेगरी 4 में माने जाएंगे। और कैटेगरी 5 जिसमें सबसे ज़्यादा एडमिशन होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैटेगरी 5 देखिए, चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल ऑल दोज नॉट covered under any of the categories कैटेगरी 1 to 4 listed above। जो कैटेगरी 1 to 4 जो ऊपर लिस्ट की गई है उनमें उनके वो पेरेंट्स नहीं आते उस कैटेगरीज में। ठीक है, और वो अदर कैटेगरीज से हैं। जैसे कि आप अगर वो उसके किसी बच्चे का एडमिशन हो रहा है और उसके पेरेंट्स प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट बैंक में काम करते हैं, उनका खुद का बिजनेस है, ये सभी कैटेगरी 5 में ही आएंगे, जिनका गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, वो वहाँ से कोई भी फंड नहीं लेते हैं एज अ सैलरी, तो वो कैटेगरी 5 में आएंगे। अब देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, आगे यहाँ पे जो नोट दिया है, प्रेफरेंस इन एडमिशन टू वार्ड्स विल बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द पेरेंट्स इन द लास्ट 7 ईयर्स। जो मैंने आपको पहले ही बताया था, लास्ट 7 ईयर्स में आपके जितने ट्रांसफ़र हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रेफरेंस दी जाएगी एडमिशन में। ठीक है, क्योंकि ये एक ट्रांसफरेबल जॉब, जिन पर्सन की ट्रांसफरेबल जॉब्स होती है उन्हीं पर्सन्स के लिए स्कूल बने हैं, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो या किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो, उन्हीं को माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, किस एज क्राइटेरिया के अंतर्गत वो एडमिशन करेंगे। देखिए 6 ईयर्स, क्लास 1 में क्या है, 6 ईयर्स बट लेस देन 8 ईयर्स। ठीक है, 6 साल होनी चाहिए, 6 साल से बड़े होने चाहिए, लेकिन 8 साल से कम होनी चाहिए, वो क्लास 1 में माना जाएगा। क्लास 2 में 7 ईयर्स बट लेस देन 9 ईयर्स, 7 ईयर्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए बट 9 ईयर्स से कम होनी चाहिए क्लास 2 में। 8 ईयर्स बट लेस देन 10 ईयर्स, वो क्लास 3 में है। 8 ईयर बट लेस देन 10 ईयर्स, ठीक है, वो क्लास 4 में है। क्लास 5 में 9 ईयर्स बट लेस देन 11 ईयर्स, 5 क्लास 6 क्लास 10 ईयर्स बट लेस देन 12 ईयर्स। तो ऐसे ये पूरी सीरीज़ आगे दी हुई है, आप इसका ध्यान रखिए। अब ये देखिए नीचे जो हाईलाइट किया हुआ है, इस पॉइंट को देखिए। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि ये जो 6 ईयर का जो क्राइटेरिया आया है, ये 2022 से 23 वाले सेशन में आया था। ठीक है, जब वो 5 साल से एज बढ़ाकर 6 ईयर्स कर दी गई थी। बट अब ये जो क्राइटेरिया है 6 ईयर्स वाला, ये आगे फ्यूचर में ऐसे ही चलेगा, और जो उस 2022-23 सेशन में हुआ था उसको आगे ही फॉरवर्ड करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है CWSN स्टूडेंट्स के लिए। द मैक्सिमम एज लिमिट कैन बी रिलैक्सड बाय 2 ईयर्स इन केस चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, चिल्ड्रन CWSN बाय द प्रिंसिपल। आपको पता होगा चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड होते हैं, जिसे दिव्यांग बच्चे भी कहा जाता है। ठीक है, तो उन बच्चों को
2 साल की रिलैक्सेशन इस एज क्राइटेरिया में दी जा सकती है जो आपको ऊपर दिख रही है टेबल में। अगर कोई बच्चा 6 साल से 8 साल से बड़ा है, जैसे कि अगर वो 10 साल का है, तो प्रिंसिपल एक अथॉरिटी है जो उसको रिलैक्सेशन एज में दे सकता है, ठीक है, उसको काउंट किया जाएगा एज रिलैक्सेशन में। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन स्ट्रेंथ, सेक्शन की स्ट्रेंथ क्या है और क्या चेंजेस आए हैं उस बारे में मेनली बात करते हैं हम। सेक्शन स्ट्रेंथ 32 फॉर ऑल फ्रेश एडमिशंस क्लास 1 to 12th। क्लास 1 to 12th में अगर आपके बच्चे का फ्रेश एडमिशन हो रहा है, वो केवी में पहले नहीं पढ़ा कहीं भी किसी भी केवी में, या वो केवी टीसी नहीं है, आप फ्रेश एडमिशन करवा रहे हैं उसका, चाहे किसी गवर्नमेंट स्कूल से या प्राइवेट स्कूल से, तो उस बच्चे के लिए जो क्लास 10th मानी जाएगी वो 32 मानी जाएगी। 32 में अगर वो काउंट हो जाता है तो वेल एंड गुड है, 32 से ऊपर जाते ही उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्लास 1 to 12th, 1 में भी यही है एंड 12 तक यही चलेगा लगभग। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है। एडमिशन अप टू 40 इन क्लास, देखिए एडमिशन अप टू 40 इन क्लास 1 एंड 45 इन अदर क्लासेस ओनली फॉर वार्ड्स ऑफ पेरेंट्स ऑफ कैटेगरी 1 and 2 in civil and defense schools and categories 1 and 3 in project and IHL sector. This also includes KVTC cases. देखिए इसको, इसमें क्या कहा गया है कि जो क्लास 10th है, जो हमने पहले पढ़ा था कि 32 क्लास 10th होगी, लेकिन वो चेंज हो जाएगी, क्लास 1 में 40 हो जाएगी एंड क्लास 2 ऑनवर्ड्स 45 हो जाएगी। वो कब होगी, जब अगर जिस बच्चे का एडमिशन हो रहा है उसके पेरेंट्स की जो कैटेगरी है, कैटेगरी 1 या 2 जो हमने पहले पढ़ी थी प्रीवियस पेज पर, उसमें हो, या फिर वो डिफेंस एंड सिविल स्कूल्स में होगा और प्रोजेक्ट एंड IHL स्कूल में वो होगा अगर वो पेरेंट्स कैटेगरी 1 या 3 से बिलोंग करते हो। और अगर कोई बच्चा KVTC आ रहा है, ठीक है, अदर स्टेट से, KVTC भी वो उसको ही मानेंगे जो अदर स्टेट से आ रहा है, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो KVTC अगर आ रहा है तब उसके लिए स्ट्रेंथ 40 हो जाएगी क्लास 1 में, 45 हो जाएगी क्लास 2 ऑनवर्ड्स। इस बात का आप ध्यान रखिएगा एडमिशन के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेक्शन स्ट्रेंथ इन क्लास 11th 40 फॉर एडमिशन्स इन KV स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 32 नहीं रहेगी, वो 32 कब नहीं रहेगी, जब KV स्टूडेंट्स, अगर किसी दूसरे, समझ लीजिए एक एक्स KV का बच्चा 10th से पास आउट हुआ है और वो Y KV जो 11th में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए वो जो क्लास 10th है 11th की, वो 40 हो जाएगी उसे, और उसे प्रायोरिटी भी दी जाएगी एडमिशन्स में। अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है मिड ईयर एडमिशन्स। मिड ईयर एडमिशन्स में भी कई सारे चेंज किए गए हैं जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। अब देखिए हम इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। एप्लीकेबल विद इन द रिवाइज्ड स्ट्रेंथ ऑफ 32 पर सेक्शन फॉर ऑल कैटेगरीज, ठीक है, सभी कैटेगरीज के लिए जो स्ट्रेंथ है मिड ईयर एडमिशन, अगर आप मिड ईयर में आप एडमिशन करवा रहे हैं किसी बच्चे का, तो 32 ही रहेगी। इनहेंस्ड लिमिट अप टू 40 फॉर क्लास 1 एंड अप टू क्लास 45 फॉर अदर क्लासेस, ठीक है। आपको पता है कैटेगरी 1 and 2 एंड कैटेगरी 3 and 4 के लिए वो इन्हेंस हो जाएगी, मेनली कैटेगरी 1 and 2 के लिए वो क्लास 1 में 40 हो जाएगी, क्लास 2 ऑनवर्स 45 हो जाएगी। इनहेंस लिमिट एप्लीकेबल टू ओनली टू कैटेगरी 1 and 2 इन सिविल एंड डिफेंस सेक्टर एंड कैटेगरीज 1 and 3 इन प्रोजेक्ट एंड IHL सेक्टर KVS। तो ये देखिए हमने जो पहले बात किया क्लास 1 में 40 एंड क्लास 2 में 45 ऑनवर्ड्स, तो वो कैटेगरी 1 and 2 के लिए जो डिफेंस एंड सिविल सेक्टर है उसमें, एंड प्रोजेक्ट एंड IHL स्कूल में कैटेगरी 1 and 3 के लिए वो हो सकती है बस, कैटेगरी 5 के लिए नहीं होगा, जो पहले हो सकता था शायद, लेकिन अब वो नहीं है। द क्लास स्ट्रेंथ बियॉन्ड 45 इज़ नॉट परमिटेड। क्लास 45 से स्ट्रेंथ ऊपर जा ही नहीं सकती, ठीक है। क्लास 45 तक ही वो स्ट्रेंथ किसी भी क्लास में लेंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, चाहे KVTC हो, क्लास 45 तक ही उसकी स्ट्रेंथ रहेगी। नेक्स्ट देखिए, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स विल बी मेड बाय रीजनल ऑफिसेस। अगर क्लास 45 से ऊपर कुछ जाता है तो वो रीजनल ऑफिस देखेगा कि उसके कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स वो करे। नेक्स्ट देखिए, लोकल ट्रांसफ़र केसेस टू बी लिमिटेड ऑफ 32। अब देखिए लोकल ट्रांसफ़र कई बार होते थे, जैसे अगर दिल्ली में कोई बच्चा पढ़ रहा है किसी दूसरे एरिया में, इस KV में, और उसको साउथ दिल्ली में जाना है, नॉर्थ दिल्ली में पढ़ता है,
तो उसे लोकल ट्रांसफ़र किया जाता था, तो साल में एक बार होता था। लेकिन अब क्या है, वो 32 अगर उस स्कूल में जिसमें उसको जाना है वहाँ पे पहले से 32 बच्चे पढ़ रहे हैं उस सेक्शन में, तो उसका लोकल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। 32 से कम होंगे तो उसका लोकल ट्रांसफ़र हो सकता है, जो बहुत रेयर केस है। नेक्स्ट देखिए क्या है नेक्स्ट स्लाइड पे, स्पेशल प्रोविजंस माइनर मॉडिफिकेशंस। जो माइनर मॉडिफिकेशंस किए गए हैं स्पेशल प्रोविजंस में, उनको आप देखिए, अब आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा। चिल्ड्रन हु आर रेसिपिएंट्स ऑफ प्रेसिडेंट मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, 1 to 7। तो अगर किसी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो स्पेशल प्रोविजन में उसका एडमिशन मिलेगा। कला उत्सव विनर हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल प्रोविजन। कला उत्सव जो केवी का एक प्रोग्राम है, कला उत्सव, या अगर कोई आपने आर्ट में या कल्चर में कोई अच्छा आप विनर हैं, उसमें फर्स्ट या सेकंड थर्ड प्रोविजन लेके आए हैं, तो आपको भी प्रेफरेंस दी जाएगी एडमिशन्स में। पार्ट 2 ऑफ स्पेशल प्रोविजन, एडमिशन ऑफ वार्ड्स ऑफ आर्म्ड पैरामिलिट्री एंड अदर DRDO हैज़ बीन इंक्लूडेड। ठीक है, पैरामिलिट्री आपको पता होगा, BSF होता है, CRPF होता है, CSF होता है। तो ये सारे जो फोर्सेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही रन की जाती हैं, उनको भी प्रेफरेंस दी जाएगी एडमिशन में। और DRDO भी जो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी। एडमिशन विल बी ग्रांटेड विद फॉलोइंग कंडीशंस। उसको इन फॉलोइंग कंडीशंस के बाद ग्रांट किया जाएगा। ओनली व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास लेस देन 40 इन क्लास 1 एंड 45 इन अदर क्लासेस। क्लास 1। अब देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे स्पेशल प्रोविजन माइनर मॉडिफिकेशंस। चिल्ड्रन हु आर रेसिपिएंट्स ऑफ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल प्रोविजन। तो अगर किसी बच्चे को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिला है, तो उसको स्पेशल प्रोविजन दिया जाएगा एडमिशन में। नेक्स्ट देखिए, कला उत्सव विनर्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल प्रोविजन। कला उत्सव जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, जो एक आर्ट एंड कल्चर फंक्शन है, कंपटीशन है, उसमें अगर कोई बच्चा विनर है तो उसको स्पेशल प्रोविज़न दिया जाएगा एडमिशन्स में। नेक्स्ट देखिए, पैरा 2 ऑफ स्पेशल प्रोविज़न, एडमिशन्स ऑफ वार्ड आर्म्ड पैरामिलिट्री एंड अदर्स। ठीक है, पैरामिलिट्री और आर्म्ड जो फोर्सेस हैं, जिसमें BSAF, BSF, CISF, CRPF, इनके जो वार्ड्स आते हैं, तो उनको पैरामिलिट्री में काउंट किया जाता है, तो उनको भी प्रोविज़न, स्पेशल प्रोविज़न दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी एडमिशन में। और DRDO भी उसमें इंक्लूड है। एडमिशन विल बी ग्रांटेड विद फॉलोइंग कंडीशंस। उनको फॉलोइंग कंडीशंस के साथ एडमिशन दिया जाएगा। ओनली व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 1 इज़ 40 एंड अदर क्लासेस इज़ 45। अगर क्लास 1 में जो स्ट्रेंथ है वो 40 से कम है और अदर क्लास में 45 से कम है, तभी उनको एडमिशन इसमें दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उनके लिए भी ये कंडीशन अप्लाई होती है, लेकिन प्रायोरिटी उनको दी जाएगी एडमिशन में। और देखिए यहाँ पर भी एक सब क्लॉज दिया हुआ है, सच एडमिशन शॉल बी कंसिडर्ड ओनली इन those stations where school not run by these organization are not available। अगर इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जैसे CISF, BSF की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके द्वारा अगर स्कूल रन नहीं किया जा रहा है उन स्टेट्स में, तब उनको स्पेशल प्रोविज़न दिया जाएगा एडमिशन में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एडमिशन वार्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, उनके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो हमने पिछले स्लाइड में बात कर ली है। अब आप वीडियो रोककर आराम से पढ़ सकते हैं इस स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं अब देखिए यहाँ पर जो इस बार के क्लास 1 के एडमिशन हैं, यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरीज़ को भी इंक्लूड किया गया है और उनको रिजर्वेशंस दिया गया है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट यहाँ पे है RT, जिनको आर्ट सीट दी गई हैं। RT जो होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत वो बच्चे आते हैं जिनको 1st to 8th क्लास तक फ़ीस नहीं देनी होती। ठीक है, और हर सेक्शन में 25% बच्चों को ये 25% सीट मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे 32 सीट रखी गई हैं, तो उसका 25% जो है 8 होता है, तो 8 सीट उनको मिलेंगी। उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, उसकी लॉटरी निकलेगी, तब उनको 8 सीट मिल पाएगी। तो 8 सीट वो हैं। SC की 5 सीट्स हैं। आपको इन जो कैटेगरीज़ हैं, इनकी
सर्टिफिकेट्स लगाने होंगे, अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, तभी आपको ये सीट्स ईजिली मिल पाएंगी। नेक्स्ट देखिए, एसटी की 2 सीट्स हैं, ओबीसी की 7 सीट्स हैं। CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की 1 सीट है, जिनका 3% रिजर्व्ड कोटा बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इस स्लाइड पे आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स दिख पाएंगे। आप स्लाइड रोककर या ये वीडियो रोककर भी इजीली इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप आगे आपको एडमिशन करने में ईजीनेस रहे। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, चेंजेस इन क्लास 11th एडमिशन। क्लास 11th के एडमिशन में क्या चेंजेस हुए हैं। सेक्शन स्ट्रेंथ इज़ 40, 32 फॉर फ्रेश एडमिशन एज पर प्रायोरिटी कैटेगरी। प्रायोरिटी कैटेगरी को 40 की स्ट्रेंथ रखी गई है एंड फ्रेश एडमिशन्स को 32 की स्ट्रेंथ रखी गई है। प्रायोरिटी कैटेगरी में KVTC भी आते हैं एंड 10th, एक KV से जो 10th क्लास से बच्चा पास हुआ है, दूसरी KV में अगर 11th में ले रहा है एडमिशन, तो उसको भी 40 की स्ट्रेंथ रखी गई है। इनिशियली टू अकोमोडेट ऑन KV स्टूडेंट ऑनमेंट। ठीक है, तो इनिशियली जो खुद के जो KV, अगर किसी समझिए कि क्लास 10th एक एक्स KV से बच्चा पास हुआ है, उसी KV में क्लास 11th में एडमिशन ले रहा है, तो उसको इनिशियली प्रायोरिटी दी जाएगी एडमिशन में। सबसे पहले उसको एडमिशन दिया जाएगा, उसके बाद जो दूसरे KV से बच्चा 10th से पास आउट के 11th में आ रहा है, उसको सेकंड पे उसको दिया जाएगा प्रायोरिटी। थर्ड पे जो बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वो गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ते हैं वो, और अदर प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको एडमिशन दिया जाएगा। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ नेबरिंग KVs not having class 11th, then their list will be prepared including students of own KV as well as neighboring KV। ठीक है, तो अगर कहीं नेबरिंग KV पास में नहीं है, तो वहाँ पर पास वाली KV में जो 10th क्लास से बच्चा एक्स KV से पास हो के 11th क्लास में आया है दूसरे KV में, तो उसको भी अकोमोडेट किया जाएगा और एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग उनको अकोमोडेट किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, DC विल डिसाइड अलॉटमेंट ऑफ नेबरिंग KVs ऑफ द रीजन। और नेबरिंग KV जो DC बनाएगा, जो रीजन का हेड होते हैं डिप्टी कमिश्नर, वो जो है नेबरिंग KVs की लिस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट है, स्टूडेंट पास्ड थ्रू सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन विल बी अकोमोडेटेड इन द सेम प्रोसीजर। तो सेम प्रोसीजर उनके लिए रखा जाएगा जो बच्चे सप्लीमेंट पेपर देके, मतलब जो कंपार्टमेंट पेपर देके पास होके आते हैं, उनके लिए भी सेम प्रोसीजर ही होगा एडमिशन में, उनके लिए कोई अलग प्रोसीजर नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है अदर चेंजेस इन एडमिशन गाइडलाइंस। अदर चेंजेस क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज IAS IPS IOFS हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो IAS IPS सभी को इन सब पोस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट के अंतर्गत ही माना जाएगा, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट से अलग नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डेफिनेशन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, जो डेफिनेशन है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, वो इसमें इनकॉर्पोरेट की गई है। गवर्नमेंट स्टेट इन PSU एंड ऑटोनोमस बॉडीज़ हैव बीन चेंज टू 50% और मोर देन 50% और 51%। ठीक है, तो जो अगर PSU या ऑटोनोमस बॉडीज़ है, उसमें 50% या 51% गवर्नमेंट का स्टेक होना चाहिए, तभी वो PSU एंड ऑटोनोमस बॉडी मानी जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज़ आर नॉट इंक्लूडेड इन कैटेगरी 1 फ्रॉम प्रोजेक्ट IHL सेक्टर, हाउएवर डायरेक्टली हायर्ड प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर प्रायोरिटी। अगर कोई प्रोजेक्ट में काम करता था, प्रोजेक्ट में जैसे NTPC BHEL, इन सभी प्रोजेक्ट में जो काम करते थे, उनका वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी एडमिशन में। और यदि डायरेक्टली हायर्ड अगर कोई एम्प्लॉय है जो प्रोजेक्ट ने हायर किया है, उसको प्रायोरिटी एडमिशन में दी जाएगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अदर चेंजेस इन एडमिशन गाइडलाइंस, प्रेफरेंस इन एडमिशन विल बी गिवन एज पर द फॉलोइंग इन प्रोजेक्ट IHL सेक्टर प्रायोरिटी कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 जो उसमें मानी जाएगी IHL प्रोजेक्ट सेक्टर्स में सर्विंग एम्प्लॉयज़, जो अभी करंटली सर्व कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स को, उनको सबसे पहले दी जाएगी प्रायोरिटी। फिर डेपुटेशन एम्प्लॉयज़ जो डिप्यूट किए गए हैं दूसरी जगहों पर उस प्रोजेक्ट के द्वारा, तो उनको सेकंड दी जाएगी प्रायोरिटी। तीसरे हैं रिटायर्ड एम्प्लॉयज़, थर्ड उनको माना जाएगा। डायरेक्टली हायर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़, अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली हायर किया गया है,
उसको 4th नंबर पे प्रायोरिटी दी जाएगी। बट यहाँ पे एक सब क्लॉज दिया हुआ है, उसको आप ध्यान से पढ़िए। हाउएवर द कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हायर्ड थ्रू एजेंसी आउटसोर्स्ड थर्ड पार्टी शॉल नॉट बी गिवन एनी प्रायोरिटी इन एडमिशन। अगर किसी थर्ड पार्टी या आउटसोर्स पार्टी द्वारा उस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को हायर किया गया है तो उसको प्रायोरिटी एडमिशन में नहीं दी जाएगी। आप यहाँ पर भी इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पे चेंजेस हुए हैं एडमिशन शेड्यूल में जो यहाँ पे बताए गए हैं। ड्रॉ ऑफ लॉट्स फॉर क्लास 1 एंड बाल वाटिका 3, डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर क्लास 1 एंड बाल वाटिका 3 इस 24/2024। तो क्लास 1 एंड बाल वाटिका 3 की जो प्रोविजनल लिस्ट आएगी पहली वो 24/2024 को आएगी, जबकि वो 19/4/2024 को आने वाली थी, बट वो टल गई है क्योंकि जो पोलिंग जो प्रिपरेशंस चल रही हैं कई स्टेट्स में उसके अकॉर्डिंग वो टल चुकी है। तो इसलिए बस वो एक दिन का डिले उसमें हो चुका है और वो बाकी चीज़ें टाइमली शेड्यूल पे ही की जाएंगी। तो ये हमारी जो वीडियो है कंप्लीट हो चुकी है। तो आप ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट इस वीडियो के रिगार्डिंग है तो आप मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।